ओके, तो ये हमारे पास हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन अब तकरीबन मुकम्मल कर लिया है सेट। और ये आपके सामने जो पावर पॉइंट है इसमें आपके पास मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है ना वो डिफरेंशियल फॉर्म, जिसको हम पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, और इंटीग्रल फॉर्म भी मौजूद हैं। और आगे इनकी सिग्निफिकेंस भी लिखी हुई है कि फैराडेज लॉ है, एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ है बेसिकली। ये वाली जो टर्म है पार्शियल कैपिटल डी और पार्शियल टी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और ये मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस की थी। और ये गॉसेस लॉ है, और दिस इज गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स व्हिच सेज दैट देयर आर नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्जेस, कोई मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं है। तो ये हमने इंटीग्रल फॉर्म भी देखी, इसकी इक्विवेलेंट जो है, और ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जाते हैं वो आपने करना है। जैसे फर्ज के इसका सरफेस इंटीग्रल लें, दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आप साथ स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे भी आप ऐसे ही लेंगे, सरफेस इंटीग्रल लें और लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोक्स थ्योरम यूज करें तो ये चीज़ बन जाएगी। या वॉल्यूम इंटीग्रल लें और लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो है ना वो डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करें। यहाँ सी नहीं है, एस है ये ठीक कर लीजिएगा, ये वाला सी नहीं है, ये एस है यहाँ। तो यहाँ पे भी आपके पास ये देखें, दोनों तरफ आप जो है ना वो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर लें तो आपको ये बन जाए। यहाँ से शुरू करके इधर भी आ सकते हैं आप, राइट से लेफ्ट की तरफ भी आ सकते हैं। तो ये आपने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपने करना है। तो अब हम, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो दो फॉर्म्स हैं डिफरेंट इनकी मैक्सवेल्स इक्वेशंस की, उसमें डिफरेंशियल फॉर्म उस वक्त यूज करते हैं जब हमें किसी रीजन के अंदर फील्ड्स मालूम करने होते हैं, और इंटीग्रल फॉर्म उस वक्त यूज करते हैं जब हमें बाउंड्री कंडीशंस निकालनी होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर जो बाउंड्री कंडीशंस हैं अब हम वो निकालने जा रहे हैं। ये सिमिलर ही होंगी, वो थोड़ा सा फर्क ही होगा इसमें। कुछ हमने जो है ना वो जो थोड़ी सी टाइम डिपेंडेंट पार्ट आया है तो उनको हमने साथ इनकॉर्पोरेट करना है अब। तो जैसे फर्ज किया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स निकालने हैं आपने, तो उसके लिए आप जो है ना वो ये फैराडेज लॉ है, दिस इज द फैराडेज लॉ। तो इंटीग्रल फॉर्म में E डॉट डी एल अलॉन्ग द क्लोज कर्व इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी डॉट डी एस। तो ये आप देखें, ये आपने ले ली, एम्पीरियल लूप ले लिया आपने। अब ये जो डेल्टा एच है, ये वाली जो लेंथ है, दिस टेंड्स टू जीरो। अगर आपने इसको बिल्कुल सरफेस के ऊपर बिठाना है, इसको भी सरफेस के ऊपर बिठाना है, अगर ये डेल्टा एच टेंड्स टू जीरो तो ये वाली जो लूप जो इसका एरिया होगा इनक्लोज दैट विल टेंड टू जीरो। इफ एरिया टेंड्स टू जीरो तो जाहिर है उसमें से जो फ्लक्स होगा वो भी जीरो के बराबर होगा, तो ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा आपके पास ये, तो आपके पास क्या होगा, E1t इज इक्वल टू E2t। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आपके पास अक्रॉस द बाउंड्री जो है ना वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये आप एम्पीरियन लूप की मदद से आप आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि जब डेल्टा एच टेंड्स टू जीरो तो इसमें से फ्लक्स जो है दैट विल बी जीरो। अब इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम करें तो हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे। तो ये जो पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी डॉट डी एस है, दिस विल बी जीरो व्हेन डेल्टा एच टेंड्स टू जीरो। और ये वाली जो है आपके पास, ये वाली जे है, इसको अगर आप जो है ना वो जे डॉट डी एस है ना हमारे पास ये, तो हम जो है ना इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये जे सब एस की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए एन टू क्रॉस एच वन माइनस एच टू। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट्स लेने हो तो जो सरफेस के नॉर्मल वेक्टर होता है उसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, और अगर हमने नॉर्मल कंपोनेंट्स लेने हो तो हम जो वेक्टर के क्रॉस नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हमारे पास ये ए एन टू इज द नॉर्मल टू सरफेस क्रॉस एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू जे सब एस, दिस इज द सरफेस करंट डेंसिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच वन टी माइनस एच टू टी इज इक्वल टू जे एस है। और इस तरह का काम हम ऑलरेडी जो है ना मैग्नेटोस्टैटिक्स में इस तरह की एक्स कर बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह आपके पास ये तो भी हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि डी एन वन माइनस डी टू एन इज इक्वल टू रो सब एस।
और एक्चुअली ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, रो सरफेस चार्ज डेंसिटी। और B डॉट डी एस इज इक्वल टू B1n माइनस B2n इज इक्वल टू 0 मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम कर चुके हैं। तो इसलिए ये वाली बाउंड्री कंडीशन जो है ना हम यूज करेंगे अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। So both static and time varying electromagnetic fields satisfy the same boundary conditions. E1 t is equal to E2 t, ये दोनों में static में भी है और आपके पास dynamics में भी है। The tangential component of E field is continuous across the interface, ये वाला। The tangential component of H field is discontinuous across an interface where a surface current exists. अगर आपको surface current है तो फिर ये वाली चीज है ना वो आपको discontinuous होगा। ये H1t will not be equal to H2t। अगर सरफेस करंट नहीं है तो फिर आपके पास H12 इज इक्वल टू H2t, तो H फील्ड क्या होगा, ये फिर कंटीन्यूअस होगा अगर सरफेस करंट ना हो तो। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B फील्ड इज कंटीन्यूअस अक्रॉस एन इंटरफेस। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D फील्ड इज डिसकंटीन्यूअस अक्रॉस एन इंटरफेस वेयर सरफेस चार्ज इज। तो एग्जैक्ट वही बाउंड्री कंडीशन है जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी और मैग्नेटोस्टैटिक्स में थी, सिर्फ यही बताना था। हाँ जी, अब असल चीज आ गई है, अब आपने थोड़ा सा गौर करना है। हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट कैन बी रिटन एज ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन माइनस डेल वी। तो क्या मैग्नेटोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये चीज जो है ना वैलिड होगी? वो नहीं वैलिड होगी। क्यों? उसकी वजह मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास जो वेक्टर पोटेंशियल है वो हमने ऐसे लिखा था कि B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A, B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास डेल क्रॉस E वाज इक्वल टू 0 था, लेकिन मैग्नेटो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो डेल क्रॉस E है दैट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल B ओवर पार्शियल T। जैसे ये लिखा हुआ है कि डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल B ओवर पार्शियल T है, तो मैंने क्या किया है कि B की जगह पे डेल क्रॉस A लिख दिया है। ये स्पेस का डेरिवेटिव है, ये टाइम का डेरिवेटिव है। स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। आप जो है ना वो इसको डेल क्रॉस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेल क्रॉस ई है, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, माइनस डेल क्रॉस पार्शियल ए ओवर पार्शियल। तो इसको अगर हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या होगा, डेल क्रॉस ई प्लस डेल क्रॉस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। तो क्रॉस ये जो है ना लीनियर ऑपरेटर है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है डेल का, जो कर्ल है लीनियर ऑपरेटर है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। आप देखें ये जो टोटल क्वांटिटी है इसका कर्ल जो है ना वो 0 के बराबर है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ चीज ऐड होने के बाद जो चीज बनती है ना उसका कर्ल 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये चीज जो ब्रैकेट के अंदर है दिस कैन बी रिटन एज अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो अब हम लिखेंगे ई प्लस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी। और यहां से आप ई अगर लिखना चाहेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। तो ये चीज है ना टाइम डिपेंडेंट पार्ट। अगर आपके पास टाइम डिपेंडेंस नहीं होती तो आपके पास क्या होगा, पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी 0 का, फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस चले जाएंगे। सो ये चीज जो है कि ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली चीज चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, और ये किस वजह से है, ड्यू टू टाइम वेरिंग करंट। अगर आपके पास करंट जो है ना टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है। अब फर्ज किया मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे करंट जो है ना वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, तो वहां पे आपके पास सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पार्शियल ए और पार्शियल टी की वजह से आएगा। और जहाँ पे दोनों चीजें होंगी, चार्ज भी पड़ा हुआ है और आपके साथ जो है ना कुछ करंट जो है ना टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, तो आपके पास ये दोनों टर्म जो है ना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सो एनीवे, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स E is equal to माइनस डेल V माइनस पार्शियल A ओवर पार्शियल T। तो ये आपके पास ये इजाफा हुआ है आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आए। B आप जैसे अगर आपके पास ये देखें B is equal to डेल क्रॉस A आपके पास है, तो दोनों अगर आपको A का पता हो V का पता हो, दोनों चीजों का पता हो, तो आप जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प चीज है, A जो है ना ये वेक्टर है, B स्केलर है। टोटल कितने कंपोनेंट बन गए, 3 इसके और एक इसका, 4। B जो है वो वेक्टर है और E भी वेक्टर है, तो इनके 6 कंपोनेंट्स हैं। तमाम तौर पे जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास जितनी इक्वेशंस हो उतनी अननोन होनी चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे
तो हमारे पास 6 इक्वेशंस होंगी और 6 अननोन होंगे। लेकिन अगर हम पोटेंशियल्स की फॉर्म में इक्वेशंस लिखेंगे तो हमारे पास 4 अननोन हो जाएंगे, एक स्केलर है और 3 वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो इक्वेशन जरा कम हो जाती हैं, तो हमें हमारे लिए जो कंप्यूटेशन है वो आसान हो जाती है, मैथमेटिकल एनालिसिस आसान हो जाता है। सो हम जो वेव इक्वेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। ये वही दोबारा रिकैप किया है कि म्यू एच इज इक्वल टू वी हेल्थ होता है और दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए हमने लिखा है। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब आपके पास ये डी भी इन टर्म्स ऑफ वी और ए आ गया है और एच भी इन टर्म्स ऑफ ए आ गया आपके पास। तो ये इक्वेशन है आपके पास जिसको हम क्या कहेंगे, जैसे मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। यहां तक तो एम्पियर ने बताया था, ये मैक्सवेल ने बताया था। अब एच की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आपके पास ये चीज है डेल क्रॉस ए, एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए ओवर म्यू। तो म्यू यहाँ साथ नीचे लिख रहे हैं, उसके बाद में दूसरी तरफ हम ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं म्यू इंटू एच प्लस म्यू इंटू पार्शियल डी व पार्शियल टी, और इसको डी को भी एप्सिलॉन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू म्यू इंटू जे प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल पे पार्शियल टी ऑफ दिस, ई की जगह पे लिखते हैं माइनस डेल बी माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। अब ये एक आइडेंटिटी है जिसको हमने अगले 2 चैप्टर्स में बार बार इस्तेमाल करना है। चैप्टर नंबर खास तौर पे 11 में तो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा कि अगर आपके पास कर्ल ऑफ ए कर्ल हो तो ऐसे लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए डाइवर्जेंस माइनस लैप्लासियन ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। तो डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू जे, वैसे का वैसे ही। इसमें देखें आपको फिर दोबारा वही कि टाइम और स्पेस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसको आप या पहले इसको ऑपरेट कर लें या पहले इसको ऑपरेट कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है म्यू एप्सिलॉन। तो इस माइनस डेल इनटू म्यू एप्सिलॉन पार्शियल डी व पार्शियल टी, और ये आपके पास क्या होगा म्यू इनटू एप्सिलॉन पार्शियल 2a व पार्शियल टी स्क्वायर। सिंपल ऑपरेटर हमने इसको ऊपर ऑपरेट कर दिया। अब हमारे पास इन टर्म्स को अगर हम रीअरेंज करें तो डेल स्क्वायर ए अलग कर ली, ये चीज हमने अलग कर ली, इसका हम उठा के इधर ले आए तो ये सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली, यहाँ लिख ली। बाकी जो बचती हैं इसको इधर ले आएंगे माइनस म्यू जे प्लस डेल, इसमें भी ग्रेडियंट आता है, इसमें भी ग्रेडियंट, इनको इकट्ठा कर डेल इंटू डेल डॉट ए प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल बी व पार्शियल टी। हम एक जो है ना 2 गेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, एक कहलाती है कूलम्स गेज और एक कहलाती है लॉरेंट्ज गेज। तो कूलम्स गेज में हम डेल डॉट ए हम जो है ना वो जीरो करते हैं, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। जो लॉरेंट्ज गेज में है हम ये चूंकि पोटेंशियल ये मैथमेटिकल फंक्शन है ए और बी, ये हमारे हाथ में होते हैं, इनको हम इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये जो ब्राउनिश ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है दिस कैन बी मेड इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द लॉरेंट्ज कंडीशन। तो आपके पास अगर ये चीज 0 के बराबर होगी तो बाकी मेरे पास जो बचता है दैट इज इक्वल टू del square a minus mu into epsilon partial 2a by partial t square is equal to minus mu times j। ये देखिए ये वेव इक्वेशन है, ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट, ये स्पेस डिपेंडेंट पार्ट है, ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 1 ओवर वी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू इनटू एप्सिलॉन के बराबर होती है। तो दिस इज कॉल्ड द वेव, वेरी फेमस इक्वेशन इन मैथमेटिक्स, जो खास तौर पे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसकी ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है और बहुत से फील्ड्स के अंदर आती है। So del square a minus mu into epsilon partial 2a partial t square is equal to minus mu time। ये सोर्स टर्म है, ये वो सोर्स है इसकी वजह से वेव्स है ना पैदा होती हैं। सो नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल ए, नॉन होमोजेनियस इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉन जीरो है, अगर यहाँ पे जीरो हो तो फिर होमोजेनियस कहलाती है। सो ट्रैवलिंग वेव है विद वेलोसिटी ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन इनटू म्यू अंडर रूट। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे ट्रैवलिंग वेव क्या होती है और इसका सोल्यूशन हम किस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह हम स्केलर पोटेंशियल के लिए भी हमने कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर ली है, हमने डेल डॉट बी को इस्तेमाल करते हुए ये लिखा था, डेल डॉट बी को इस्तेमाल करते हुए ये लिखा था, और हमने जो फैराडेज लॉ था, फैराडेज लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने ये चीज लिखी थी, ये वाली इक्वेशन लिखी फैराडेज लॉ की 2 इक्वेशन, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 गिव्स अस दिस थिंग एंड डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी गिव्स अस दिस इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन जहां पे हमने इस्तेमाल किया कि डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। एक इक्वेशन मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की, वो कौन सी थी, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है आपके पास, डेल डॉट
ई इज इक्वल टू रो वी ओवर एप्सिलॉन। तो ई किसके बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, ई की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो डेल डॉट डेल, डेल डॉट माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ए पार्शियल टी इज इक्वल टू रो वी ओवर एप्सिलॉन। सो डेल स्क्वायर वी प्लस पार्शियल टी इनटू डेल डॉट ए, सिर्फ इनको रीअरेंज करते हैं, इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज दैट हम आम तौर पे अब जो पिछले हमने गेज ट्रांसफॉर्मेशन की है ना, यहाँ से इसको जीरो के बराबर रखा है, यहाँ से डेल डॉट ए किसके बराबर आएगा, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी। इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे डेल डॉट ए की जगह पे, तो डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल टू वी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो वी ओवर एप्सिलॉन। तो फॉर द स्केलर पोटेंशियल वी, तो ये इस चीज को हमने यूज किया है। तो जब हम लॉरेंट्ज कंडीशन यूज करते हैं या लॉरेंट्ज गेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो हम पोटेंशियल को, जो स्केलर पोटेंशियल है और जो वेक्टर पोटेंशियल है, उसको इक्वल फुटिंग पे हम जो है ना वो डील कर रहे होते हैं। दोनों वेव इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास आ गए, डेल स्क्वायर ए इज माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल टू ए ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स ए, वेव इक्वेशन बनती है इसके लिए। और del square v minus mu into epsilon partial 2 v over partial t square is equal to minus rho v over epsilon। तो इसके लिए भी wave equation बनती है स्केलर पोटेंशियल के लिए। So the Lorentz condition uncouples the wave equation for A and B। हमने uncouple कर दिया। अब ये equation सारी की सारी A पे डिपेंड करती है, ये सारी की सारी B पे डिपेंड करती है। The wave equation reduces to Poisson's equation of static। स्टैटिक केस में क्या होगा, ये चीज जीरो होगी, ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट जीरो हो जाएगा स्टैटिक केस में। तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एफ, कौन सी इक्वेशन है, वेरी फेमस इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन। ये भी जीरो हो जाए तो डेल स्क्वायर a इज इक्वल टू माइनस म्यू जे, तो ये भी पॉइसन इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। ओके, व्हाट इज द गेज ट्रांसफॉर्मेशन। गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जैसे अभी मैंने गेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैंने इस्तेमाल कर ली है, अब हम उसके ऊपर बात करने लगेंगे क्यों हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या हमें जो है ना फायदा क्या हमारे पास होता है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि हमारे पास जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो टोटल 8 इक्वेशंस बनती है। आप हैरान हो गए कि 8 में कह रहा हूँ, वहां तो 4 थी। 8 में हैरानी हुई आप लोगों को। ये एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशंस है, ये भी वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन में 3 इक्वेशंस होती हैं, 3 और 3 6। और ये क्या है आपके पास, ये एक इक्वेशन है डाइवर्जेंस पर, और ये डेल डॉट बी पर ये भी एक इक्वेशन है। टोटल 8 हो। मैं मुझे आपसे मुझे काम है अभी 2 मिनट 5 मिनट के बाद मैं आता हूँ आपके। ठीक, तो ये आपके पास जो है ना ये टोटल 3 3 6 7 और 8 इक्वेशन है। अननोन कितने हैं, 3 अननोन है, 6 अननोन है, सॉरी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स और 3 मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स, टोटल 6 अननोन आपके पास होंगे। तो आपको तो 6 अननोन के लिए 6 इक्वेशंस चाहिए, तो ये 8 क्यों है, ओवर डिटरमिनेंट सिस्टम है। तो एक्चुअली ये ओवर डिटरमिनेंट नहीं है, बेसिकली ये जो 2 इक्वेशंस हैं हम इनसे निकाल सकते हैं, पहले भी किसी जगह हमने डिस्कस किया हुआ है कि इन 2 इसका अगर हम डाइवर्जेंस लें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह यहाँ डाइवर्जेंस लें, यहाँ पे 0, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी, यहाँ पे पार्शियल टी ऑफ डेल डॉट वी आ जाएगा, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। तो अक्सर ये 2 इक्वेशन है, तो 6 इक्वेशन है, 6 अननोन है। लेकिन अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं तो हमारे पास जो है ना वो 4 अननोन होंगे, एक स्केलर पोटेंशियल और 3 कंपोनेंट्स ए के। तो हमें सूरत में 4 इक्वेशंस काफी होती है, हमारी जिंदगी जरा आसान हो जाती है। तो इसलिए हम जो है ना वो पोटेंशियल के साथ काम करना प्रेफर करते हैं। दिस इज ओनली द रीजन, और कोई वजह नहीं है। तो पोटेंशियल की से हमारे इक्वेशंस की तादाद कम हो जाती है कि 4 इक्वेशन चाहिए होती हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कपल्ड होती है। वैसे तो मैक्सवेल्स इक्वेशन भी कपल्ड है आपस में, देख रहे हैं आपके पास। कपल्ड से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए बी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आपस में कपल्ड है ये भी। तो यहाँ पे भी कपल्ड है, यहाँ तक तो खैर कोई बात नहीं है। तो लेकिन जो फायदा हमें हुआ है वो ये है कि हमारे पास 6 के बजाय हमारे पास 4 इक्वेशन हमारे पास हमें चाहिए होती है। देख रहे हैं आपके पास कितनी इक्वेशन, 3 है। वेक्टर इक्वेशन है 3 होती है, ये स्केलर इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। तो आपके पास 4 इक्वेशन आपके पास आ गई, और अनकपल भी हमने उनको कर लिया यहाँ पे गेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों क्या है, अब देखें हमने ये लिया ना, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी एंड B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। अब देखो बच्चों कि अगर हम इसका A का पता हो तो उसका कर लेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। लेकिन A जो है ना बहुत
डिफरेंट किस्म के एज हैं जो ए सेम बी देते हैं। कैसे? अगर इस ए के अंदर मैं किसी स्केलर का ग्रेडियंट ऐड कर दूं, ए के अंदर मैं किसी स्केलर फंक्शन ग्रेडियंट ऐड कर दूं, तो फिर मेरे पास क्या होगा, ए डेल क्रॉस, यहाँ ब्रैकेट लगा लें, ए प्लस डेल साई फर्ज किया, डेल साई है ना वो मेरे साई स्केलर है, आप इसको खोलेंगे तो डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस डेल साई आपके पास आ जाएगा। तो डेल क्रॉस डेल साई जीरो होता है कि कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब है कि ए के अंदर कोई चीज ऐसी ऐड की जा सकती है कि जिसका जो है ना वो जो ग्रेडियंट की फॉर्म में हो, तो बी हमारे पास वही रहेगा जो हमारे पास आता है। जैसे फर्ज किया अगर ए को रिप्लेस कर देते हैं हम ए प्लस डेल साई से, तो बी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो लिहाजा वही हम इसमें के अंदर भी ए की वैल्यू वही यहाँ पे भी यूज करेंगे, तो ए ई क्या बन जाएगा, माइनस डेल बी माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी माइनस डेल ऑफ पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी। यहाँ से यहाँ के बाद डेल वाली इकट्ठी कर लेंगे, ये वाली माइनस डेल ऑफ बी प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी। तो अगर हम ए को के अंदर डेल्टा साई जो है ना वो ऐड करते हैं, तो हमें बी जो है ना उसमें से पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी हम माइनस कर लें अगर, तो हमारे पास क्या होगा, ई बी अनचेंज रहेगा, ई भी वही रहेगा और बी भी वही है। एक्चुअल चीजें जो हमें कैलकुलेट करनी है और बी और ई है, तो हम जो है ना वो जो v हैं वो आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं, a भी आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं। अगर हम आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को हम इस तरह कर सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को इस तरह कर सकते हैं कि ये चीज डेल डॉट ए प्लस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल बी का पार्शियल टी जीरो के बराबर हो। तो अगर हम इसमें इसमें वही चीज पुट करेंगे, ये वाली जो कंडीशन है, तो डेल स्क्वायर साई माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन पार्शियल टू साई का पार्शियल टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। सो तो लॉरेंट्ज कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वेव इक्वेशन। इसको हमने अब वेव इक्वेशन में कौन सा साई ऐड करें कि ये चीज सेटिस्फाई हो, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जो हमने जहां पे भी की है, यही वाली इक्वेशन है ये। तो वो उसके लिए ये वाला साई, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम साई मालूम कर सकते हैं। उसको अगर हम जो है ना वो ए के अंदर उसका ग्रेडियंट ऐड कर दें और वी में से उसका टाइम के साथ पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही चेंज नहीं होते। तो दिस इज कॉल्ड द गेज इनवेरिएंस। बाकी इसके ऊपर हम कल बात करेंगे वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर आज की क्लास हम ना यहाँ पे खत्म कर देंगे। रिकॉर्डिंग जिसने किया बच्चे वो इसके स्टॉप कर दे ताकि सेव हो जाए।